जय श्री महाकाल। आपका जो BMLT सेकेंड ईयर का जो पेपर आने वाले हैं, अप्रैल में इसकी एग्ज़ाम है। क्वेश्चंस जो पुराने प्रीवियस पेपर में आए हैं मैंने डाल दिए हैं यूट्यूब से। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं बताने जा रहा हूँ ये पेपर से ही रिलेटेड है और कुछ मुझे लगता है कि वो आ सकते हैं। तो आपको पेपर कंसल्ट करना तो आप पेपर कंसल्ट कर सकते हैं और ये टॉपिक भी आप दे सकते हैं। ऑलमोस्ट जो है वो पेपर में से ही लिए गए हैं। तो हिस्टोलॉजी का जो पेपर है आपको, तो हिस्टोलॉजी जो आपकी है वो एनाट फिजियो भी जो है वो आपको हिस्टोलॉजिकल है। हिस्टोलॉजिकल का क्या मतलब है? हिस्टोलॉजिकल का मतलब है आपको लेयर्स बताना है, टिश्यू कौन सा टिश्यू से मिलके बना है वो बताने हैं, उसके फंक्शन बताने हैं और हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बताने हैं। ना कि आपको जो नॉर्मल डायग्राम जैसे स्टमक का डायग्राम है तो वो डायग्राम आपको नहीं बताने। तो जो एनाट में आपको बताने जा रहा हूँ कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जो टॉपिक पढ़ने हैं, आप उसका हिस्टोलॉजिकल डायग्राम निकालना, वो आपको नेट से मिल जाएगा। तो आपको देखना है किडनी, लीवर, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको हार्ट देखना है, ठीक है। हार्ट के सिवा आप कुछ भी ना देखें। और यहाँ पे है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आने की ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। अब क्या है इसकी हिस्टोलॉजी में, तो हिस्टोलॉजी में जो भी इसके यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब है, ओवरी है और जो भी मेन ऑर्गन्स हैं उनकी आपको लेयर बतानी है, कौन से टिश्यू है वो बताना है, उसका फंक्शन बताना है और हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बताना है। बस इतना से ही आपका है और कुछ भी नहीं, ठीक है। आपका मेन जो आपको याद करना है डाइजेस्टिव सिस्टम याद करना है ना। रिप्रोडक्टिव आप याद कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन आपको सर्कुलेटरी, लीवर और किडनी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपके हर पेपर में एक ना एक माइक्रोस्कोप आया है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा आया है वो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें दो लेंस होते हैं जो लाइट से चलता है, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये आप बता सकते हैं। डार्क फील्ड और फेस कंट्रास्ट भी पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमेशा पूछा गया है 2 नंबर में, तो 2 नंबर के हिसाब से आप बता सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर के हिसाब से आप नेट से भी देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। फेस कंट्रास्ट में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, डार्क फील्ड भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप एटलीस्ट कम से कम कंपोनेंट माइक्रोस्कोप तो याद करके जाएं, ठीक है। जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ भैया वो तो आप क्लियरली करके जाएं। तो आपको किडनी पढ़ना है, आपको लीवर पढ़ना ही है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। इधर आपको कंपोनेंट माइक्रोस्कोप पढ़ना ही है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको आएगा, भले ही 2 नंबर में आए या 10 नंबर में आए, लेकिन आपको क्लियरली आएगा। अब हिस्टोलॉजी की जो अपन बात करें तो हिस्टोलॉजी में सबसे ज़्यादा पूछा गया है हेमेटोजाइलिन एंड नियोसिन स्टेन, HND स्टेन के नाम से जिसको जाना जाता है। तो ये आप भूल के भी ना छोड़े क्योंकि सबसे ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन यही है, ठीक है। उसके बाद पेपरनिकुलो स्टेन जिसको पेब स्टेन के नाम से जाना जाता है। देखो मैं हर एक चीज़ का 2 नाम बता रहा हूँ, वो नाम से आ सकता है। आप सोचो पेप के नाम से आए तो पेपरनिकुलो स्टेन के नाम से भी आ सकता है। इधर ही पेज स्टेन है जिसका फुल फॉर्म है पेरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन, तो ये पेज स्टेन भी आ सकता है। म्यूजिक कारमाइन जो स्टेनिंग है वो सिर्फ एक बार आई है, तो हो सकता है आए और हो भी सकता है कि ना आए। मुझे अभी लग रहा है कि मेटल इम्प्रेगनेशन आपको आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 बार एग्जाम में पूछा गया है और पिछली एग्जाम में ये नहीं पूछा गया, तो हो सकता है ये आपको पूछा जाए। अब मेटल इम्प्रेगनेशन स्टेन के अंदर गोमोरी स्टेन और सिल्वर नाइट्रेट स्टेन आती है। ये मैं आपको इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब पर ही, है ना। गोमोरी स्टेन डाल दूंगा और सिल्वर नाइट्रेट स्टेन डाल दूंगा, 1-2 दिन का समय लगेगा मुझे, लेकिन ये आपको मिल जाएगी। तो मेटल इम्प्रेगनेशन आप याद कर लीजिए। ये बाकी की जो 2-3 स्टेन है ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद जो एक बार आई है MGG स्टेन, जो कि रोमानोव्स्की स्टेन की एक स्टेन है, मे ग्रिमवॉल्ड स्टेन। ये आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, पैरा एकेडमी ऐप होती है उससे भी आप याद कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी आपको जो है FNAC साइटोलॉजी का है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ये भी आपको याद करना है। अदर जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के हैं, क्योंकि पिछले प्रीवियस पेपर में फर्स्ट ईयर के टॉपिक आए हैं। माइक्रोटोम जो टिश्यू की सेक्शन कटिंग करने में जो मशीन यूज़ होती है वो माइक्रोटोम है, और माइक्रोटोम से कट करने की जो प्रोसेस होती है उसको माइक्रोटोमी के नाम से जाना जाता है। तो माइक्रोटोमी और माइक्रोटोम के नाम से आ जाए तो एटलीस्ट वो एक ही चीज़ है। तो फर्स्ट ईयर के 4 टॉपिक तो आप क्लियर करके जाएं। आपको माइक्रोटोम पढ़ना है, टिश्यू प्रोसेसिंग पढ़ना है, इम्बेडिंग पढ़ना है और डीकैल्सिफिकेशन करना है। ये 4 टॉपिक आप फर्स्ट ईयर के एटलीस्ट एक बार देख के जाएँ, ठीक है। एमोलेड स्टेन आने के चांसेस मुझे अभी लग रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि ये चांसेस वाले तो आप एक बार याद कर ले। तो एमोलेड स्टेन आपको याद करनी है।
उसके बाद आपको मेटल इम्प्रेगनेशन याद करना है, ऊपर जो जितने भी स्टार लगे हैं ये तो आपको याद करना है। एटलीस्ट आप इतने सारे टॉपिक्स अगर याद करके चाहेंगे तो आप बहुत जल्दी क्लियर कर लेंगे। आप ज़्यादा सोच रहे हैं कि ज़्यादा मटेरियल बता दिया सर ने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि भैया आप पुराने पेपर कर लोगे तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको HND स्टेन याद करनी है, पेप स्टेनिंग याद करनी है, पेज स्टेन याद करनी है, मेटल इम्प्रेगनेशन याद करना है। उसके बाद डायरेक्ट आपको माइक्रोटोम स्पेशली याद करना है। ये 3 टॉपिक तो फर्स्ट ईयर के हैं, माइक्रोटोम तो आपके सेकेंड ईयर में भी है। ठीक है, और आपको मैंने बता दिया है कि माइक्रोस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप याद करके जाना है। फेस कंट्रास्ट आ सकता है बट आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप याद करके जाना है। ठीक है, अब जो दूसरा आपका सब्जेक्ट है, दूसरे सब्जेक्ट में जो आपका बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है, बिल्कुल सिंपल, आपको कुछ भी अगर नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल आप इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक याद कर लीजिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी तो कम बार आया है, लेकिन इलेक्ट्रोफोरेसिस 5 पेपर में से 4 पेपर में आया है, तो एटलीस्ट अभी भी आने के चांसेस है। कार्बोहाइड्रेट को भी आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़िए, ग्लाइकोलाइसिस पढ़िए और क्रेब्स साइकिल पढ़िए, जिसको TCA साइकिल है ना, और साइट्रेट एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। अब ग्लाइकोलाइसिस के भी 2-3 नाम हैं, ये EM पाथवे के नाम से भी आ सकता है और EMP पाथवे के नाम से भी आ सकता है। तो आप ध्यान रखिए, जो इनके अदर नाम हैं इन नाम से भी आ सकता है। तो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आपको एलाइजर टेक्निक याद करनी है, और यूरिया टेस्ट जो कि प्रोटीन यूरिया साइकिल जो प्रोटीन के इसमें है, ये आपको याद करना ही है, भले ही आप यूट्यूब से याद करें या कहीं से भी याद करें, आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस और यूरिया साइकिल आपको छोड़ना ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका क्लासिफिकेशन आ सकता है, क्लासिफिकेशन नहीं आया तो ग्लाइकोलाइसिस तो आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो विटामिन है, विटामिन आपको पढ़ने हैं, विटामिन A और D, और कोई सा भी विटामिन आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। विटामिन में आपको क्या करना है, बायोकेमिकल फंक्शन, मतलब वो क्या फंक्शन करते हैं। उसके बाद जो डेली रिक्वायरमेंट, उनको डेली रिक्वायरमेंट कितनी है वो आपको पढ़ना है। सोर्स क्या है, कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनकी कमी से होने वाले कौन कौन से रोग है, ये 4-5 चीज़ें आपको क्लियर करनी है। मतलब विटामिन A आ गया तो बायोकेमिकल फंक्शन वो क्या करता है, कितनी डेली रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ से आप A को प्राप्त कर सकते हैं, और A से कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, वो डेफिशिएंसी में आ जाता है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। ठीक है, अब कैलोरीमीटर बहुत ही ज़्यादा बार आया है, मतलब एक आधी पेपर में छूटा होगा, मतलब ऑलमोस्ट सारे पेपर में ही आया है। कैलोरीमीटर में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये कैलोरीमीटर आपको याद करके जाना है। एंजाइम्स मेरे मन में लग रहा है कि आ सकता है, उसका क्लासिफिकेशन और इनिबिशन आप याद कर सकते हैं। इनिबिशन मतलब एंजाइम्स को रोकने वाले कारक कौन कौन से, वो आप याद कर सकते हो। डाइजेशन और फेट एक बार आया है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। आपको बहुत ही ज़्यादा चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको कैलोरीमीटर नहीं छोड़ना है, आपको विटामिन नहीं छोड़ना है, आपको यूरिया साइकिल नहीं छोड़नी है, आपको कार्बोहाइड्रेट, क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब बात करें आपके हेमेटोलॉजी की। ठीक है, हेमेटोलॉजी जो है आपको ब्लड बैंकिंग आपको पूरी ही पढ़नी है। आपने अगर ब्लड बैंकिंग ही पढ़ ली तो आप पास हो। ब्लड बैंकिंग में आपको क्या है, डोनर स्क्रीनिंग और डोनर सिलेक्शन, मतलब आप जो ब्लड देता है उसको कहते हैं अपन डोनर, और डोनर को कैसे सिलेक्ट करना है, उसमें कौन कौन सी बीमारियां देखी जाती है, कितना ड्यूरेशन का गैप देखा जाता है, ये होता है डोनर सिलेक्शन, ये आपको देखना है। सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, मतलब 5 पेपर में से 4 पेपर में ये आया है और पिछले पेपर में नहीं आया, मतलब इस बार ये आ सकता है। तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आपको छोड़ना नहीं है। ब्लड कंपोनेंट मतलब जो एक ब्लड बैग देता है इंसान, उससे आप कितनी चीज़ें और बना सकते हैं एक खून से। तो आप जो एक बैग आता है, एक बैग से आप 4 चीज़ें बना सकते हो। RCC रेड ब्लड सेल, जिसमें रेड सेल्स होती हैं, RBC होती हैं, RCC रेड सेल कंसंट्रेशन, FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ये इसमें प्लाज्मा होता है, इसमें WBC ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। PC प्लेटलेट कंसंट्रेशन, इसमें प्लेटलेट ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और क्रायोप्रेसिपिटेट जो फैक्टर नंबर 8 होता है, फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी में यूज़ किया जाता है। तो आप इसको अगर छोड़ना हो तो छोड़ो, लेकिन आपको RBC, FFP और PC बनाना आना चाहिए। तो इनका प्रिपरेशन मतलब कैसे बनाते हैं और किस लिए यूज़ किया जाता है, ये आप याद कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो ये 2 तो आपको याद करना ही है। उसके बावजूद भी आपका जो क्रॉस मैच है, मतलब क्रॉस मैच और कुम्स टेस्ट जो है वो भी आप कर सकते हो। कुम्स टेस्ट में लिखना भूल गया था, कुम्स टेस्ट आप याद कर सकते हो इसमें,
और क्रॉस मैच, ठीक है, जो आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएगा, नोट्स भी इसके प्रोवाइड हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा गया दूसरा है वो कोगुलेशन प्रोफाइल, कोगुलेशन स्क्रीनिंग टेस्ट, दोनों के नाम से आएगा, कोगुलेशन प्रोफाइल या कोगुलेशन स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें आपको बीटी, सीटी, पीटी, एपीटीटी और टीटी बताना है। ब्लीडिंग टाइम, जब ब्लड कितने टाइम तक ब्लीड होता है। क्लोटिंग टाइम, ब्लड कब रुकता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट कब तक होता है, और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम, और ये है थ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें हैं, मतलब अगर आ गया 10 नंबर में आया तो आप 3 चीज़ बता दीजिए, 15 नंबर में आया तो 4-5 चीज़ बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद बीएम करके आया है, बीएम से आप समझ जाइए बोन मेरो एग्जामिनेशन आपसे पूछा गया है। बोन मेरो एग्जामिनेशन में आपको कलेक्शन बताना है, कलेक्शन मेथड, कि आप बोन मेरो को किस किस मेथड से कलेक्ट कर सकते हो, कलेक्शन करने की जो नीडल होती है वो कौन सी होती है, ये किस लिए कलेक्शन किया जाता है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कलेक्शन करने के बाद स्मेयर कैसे बनाया जाता है, और स्मेयर बनाने के बाद जो पर्ल स्टेन यूज़ करते हैं आयरन के लिए, किसके लिए करते हैं, आयरन डिटेक्शन के लिए, वो भी बोन मेरो में, तो वो टेस्ट के आपके बारे में बताया जाना है। 10 नंबर में आ जाए तो कलेक्शन मेडल, नीडल, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और इसमें प्रिपरेशन और पर्ल स्टेन करते हैं, ये बता सकते हैं। और 15 नंबर में आ गया तो पर्ल स्टेन को पूरा आप बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद में हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। हीमोग्लोबिन में आपको स्ट्रक्चर डायग्राम बताना है। स्ट्रक्चर मतलब जो प्रोफाइलिन की वो जो लेयर्स होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर आपको बताना है, ना कि कोई डायग्राम, ठीक है। स्ट्रक्चर का डायग्राम आपको बताना है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन सा होता है, एब नॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन सा है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन बनता कैसे, थिनसेसिस, सिंथेसिस, और वो कौन सा फंक्शन करता है, और डिग्रेडेशन, ये 4-5 चीज़ें आपको करनी है। आप पैरा एकेडमी ऐप से भी कर सकते हैं, और जिसके पास अगर नोट्स अवेलेबल है तो नोट्स से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेमेटोलॉजी का ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, तो आप डोनर स्क्रीनिंग, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ब्लड कंपोनेंट, कोगुलेशन प्रोफाइल, बोन मेरो और हीमोग्लोबिन, अगर 4-5 टॉपिक आपने करे तो आप कंप्लीटली क्लियर एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा। अब आपके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में ज़्यादा अपन निकाल नहीं सकते, 2-2 नंबर के क्वेश्चन सारे पेपर्स में से आपको करना है, जो कि मैंने यूट्यूब में डाल दिए हैं, ठीक है। ये तो बड़े क्वेश्चन का। अब जो माइक्रोबायोलॉजी का पेपर है, तो माइक्रोबायोलॉजी में आप जो है आपके बैक्टीरिया में आपको पैथोजेनेसिस और लैब डायग्नोसिस बताना है। लैब डायग्नोसिस में कौन कौन से टेस्ट करते हैं, सीरम का टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट, एक माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपको बताने हैं, ठीक है। उसके पहले आपको 2-2 नंबर को क्लियर करना है। तो भैया आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया, सिलेक्टिव कल्चर मीडिया बहुत बार पूछा गया है। कोगुलस पॉजिटिव टेस्ट, यूरिया पॉजिटिव टेस्ट के बैक्टीरिया के नाम तो आप 2-2 नंबर में निकाल के देख सकते हैं। एक डीएमएलटी का मैंने माइक्रोबायोलॉजी का या पैथोलॉजी सेकेंड के नाम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से मिल जाएगी, तो आप वो जाके एक बार देख सकते हैं। आपको जो बैक्टीरिया में पढ़ना है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस पढ़ना है। साल्मोनेला बहुत बार पूछा है, लेकिन घुमा घुमा के पूछा है भैया। साल्मोनेला एंटेरिक फीवर के नाम से भी आ सकता है और टाइफाइड फीवर के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड फीवर कोज करता है, इसके बारे में आपको पता करना ही है, ठीक है। आप एक पॉजिटिव बेसिलाई और कोकाई के बारे में भी आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। नाइजीरिया आपको याद करना है, माइकोप्लाज्मा और कोनोरी बैक्टीरिया आपको याद करना है। ये 4-5 बैक्टीरिया है जिसको आपको पैथोजेनेसिस और लैब डायग्नोसिस बताना है। कुछ फंगाई है, फंगाई में आपको कैंडिडा याद करना है जो कैंडिडोसिस कोज करता है। डर्मेटोफाइट बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया, मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें डर्मेटोफाइट ना पूछा गया, तो एक बार डर्मेटोफाइट आप याद करके जाना। न्योकार्डिया, डिप्थीरिया और ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आपको पता करना है, ठीक है। मार्फोलॉजी मतलब 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको एक मार्फोलॉजी और लाइफ साइकिल आएगी, तो 15 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो इन चारों में से ही है। तो आपको एक लिशमनिया याद करना है, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका याद करना है, टीनिया याद करना है और एच नाना याद करना है, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है जो आपको आएगा, और ये 15 नंबर में आएगा, ये लिख के ले लीजिए। आपके इनमें से एक ना एक आने वाला है। टेस्ट में आपको क्या देखना है, आपको एलाइजा टेस्ट देखना है, वीडियारल टेस्ट देखना है और विडाल टेस्ट देखना है, मॉन्टॉक्स टेस्ट देखना है और इंडोल टेस्ट देखना है। ये 4-5 जो टेस्ट है वो एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको 10 नंबर में आ चुका है। एक काउंटिंग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है।
अगर एक काउंटिंग नहीं आया तो हो सकता है ये एम्ब्रियोनेटिक एग का डायग्राम आ जाए। डायग्राम सिर्फ 10 नंबर में डायग्राम दिया है भैया, 10 नंबर में सिर्फ डायग्राम दिया है, तो एक बार ये डायग्राम जरूर देख लेना। और एक काउंटिंग आप यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च करेंगे तो आपको एक काउंटिंग आराम से इजीली मिल जाएगी। तो आप एक काउंटिंग को ना छोड़ें, है ना। इधर से एक टेस्ट जो है तो मॉन्टेक्स टेस्ट आप अच्छे से, और विडाल टेस्ट और एलाइजा टेस्ट आप अच्छे से देख लीजिए। इधर तो आपको चारों याद करने ही हैं, ठीक है। और यह भी चार चार है, आप आराम से इजीली याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इधर पैथोजेनेसिस पढ़ना है और लैब डायग्नोसिस, मतलब एक इंट्रोडक्शन हो गया। एक तो क्या बताना है आपको, इंट्रोडक्शन, उसके बाद पैथोजेनेसिस और लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस के बाद में इधर क्या बताना है, इधर भी मॉर्फोलॉजी बतानी है और लैब डायग्नोसिस। मॉर्फोलॉजी के साथ लैब डायग्नोसिस आपको इधर बताना है फंगाई में, ठीक है। डर्मेटोफाइट नहीं छोड़ना है, मैं अभी पहले बता रहा हूँ। दो नंबर के क्वेश्चन आप यूट्यूब में मेरे जो पेपर डाल रखे हैं उसमें से आप कर लीजिए अभी से ही, जो कि यही सारे हैं। और जो मुझे अभी मिल जाएंगे मैं इसी जो वीडियो है उसके पीछे उसको ऐड कर दूंगा, है ना। तो वो आप वहाँ से पढ़ लेना। थैंक यू, अच्छे से पेपर देना, सबको बेस्ट ऑफ लक। अब आपके लास्ट में कुछ इमेजेस मैंने ऐड करी है वीडियो में। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आपको समझ नहीं आया तो पहले बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन कौन सी स्टेन है। तो ये आपकी स्टेन के नाम लिखे हैं आप, और किसके लिए है, एसिड म्यूसिन के लिए। ये आपको इम्पोर्टेंट है, तो कार्बोहाइड्रेट की स्टेन पूछिए तो आप इनके नाम बता सकते हैं। और इसमें कौन सा केमिकल यूज़ होता है ये बता सकते हैं, और कौन सा न्यूक्लियस कौन से कलर का बनता है ये आप बता सकते हैं। ये 2 नंबर के लिए सफिशिएंट है। फिर बहुत सारी बार में आपने पूछा है कि कनेक्टिव टिश्यू के लिए कौन कौन से। अब इसमें अलग अलग चीज़ें लिखी है, ये कोलेजन फाइबर के लिए, ये रेटिकुलम फाइबर के लिए, ये मसल्स के लिए, ये इलास्टिक फाइबर के लिए। तो आपको 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको ये लिखना है। अब 2 नंबर में आपको पूछा कि इलास्टिक फाइबर की स्टेन का नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे, वेयर ऑफ इलास्टिक। ये इलास्टिक फाइबर के लिए है। इसमें हिमेटोजाइलिन, फेरिक क्लोराइड और आयोडीन और पोटेशियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। इलास्टिक फाइबर जो होता है ब्लैक कलर का, और अदर टिश्यू जो होते हैं काउंटर स्टेन से स्टेन होते हैं। अब इतना सी चीज़ें आपको 2 नंबर में बतानी है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के बाद में एमोलेड स्टेन आपके बारे में पूछा गया है। सबके इमेज मैंने पीछे सेट कर दी है, लेकिन मैं अभी समझा रहा हूँ। तो ये आप कॉन्गो रेड और टोलोडिन बता सकते हैं, और क्या क्या दिखता है ये भी आप बता सकते हैं। उसके बाद आपको फेट सबसे ज़्यादा पूछा गया कि भैया फेट की कौन कौन सी स्टेन है। तो देखो ये फेट की स्टेनिंग ये इतनी सारी है, ठीक है। फेट की स्टेन के बाद में अदर पिगमेंट बताए हैं। कैल्शियम के लिए पूछा गया है, कॉपर के लिए एक बार पूछा गया है, आयरन के लिए भी याद कर लेना। तो 1 2 3 आप याद कर लेना। उसके बावजूद जो है पिगमेंट में आपको और कुछ तो पूछा नहीं है। ये आपको नर्व सेल के लिए, नर्व फाइबर के लिए पूछा है। तो ये इतनी सारी नर्व सेल, नर्व फाइबर के लिए ये वाली स्टेनिंग है, और ये आप में केमिकल है, और ये इंटरप्रिटेशन है। मतलब 2 नंबर में जो मैंने शुरू में समझाया था वो आप लिख सकते हैं। तो ये आपका 2 नंबर का कवर हो जाएगा। अब माइक्रो के जो बैक्टीरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक चीज़ आपसे पूछी गई है माइक्रो में, एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट। तो ये जो इतना सा लिखा है आप अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन ये आप 2 नंबर में आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपको कल्चर मीडिया है ना, जैसे कल्चर मीडिया आपको सबसे ज़्यादा पूछा गया है। सिलेक्टिव कल्चर मीडिया कौन से कल्चर मीडिया के लिए कौन सा। तो आप सिलेक्टिव कल्चर मीडिया ये कल्चर मीडिया ही है ना। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए ये वाले कल्चर मीडिया का यूज़ किया जाता है। मैं आपको दूसरी क्या चीज़ बता रहा था, 1 मिनट, है ना। चलो वो मिल नहीं रहा है मुझे कुछ इस बुक में, तो मैं आपको इमेज सेंड कर दूंगा, है ना। ओके, थैंक यू।